फ्रेंड कैसे हैं। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और चलिए हम देखेंगे आईसीएट नंबर 42 देखेंगे मेरे भाई। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो स्किप करते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिए, और क्वेश्चन के जो एक्स्ट्रा जो हर एक पॉइंट जो होते हैं क्वेश्चन में, जो हर एक पॉइंट हम लिखाते हैं आपका स्क्रीन के सामने स्क्रॉल होके आता है, वह सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर आप सेट बनाते हैं, एनटीपीसी बनाइए, चाहे ग्रुप डी का बनाते होंगे, प्रीवियस या प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसमें जितने भी स्टेप पॉइंट है या क्वेश्चन है तो आप नोट करके मिला सकते हैं। आपका अधिक से अधिक वहाँ पर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके तैयारी में जो है इम्प्रूव देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरा लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं और हर एक पॉइंट नोट करते हैं और उसे याद कर लेते हैं, तो सेट बाय सेट आपका नंबर भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आने वाला एग्जाम के लिए आपका तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को एकदम ईमानदारी से एकदम अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई। अगर चाहते हैं आप सिलेक्शन लेना, अगर चाहते हैं इस बार दरोगा बनना, चाहते हैं इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना, चाहते हैं इस बार ग्रुप डी बनना, चाहते हैं कि अपने अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करूँ, मैं उनका सपना पूरा करूँ, तो सारे पॉइंट अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। क्योंकि जब मेरे भाई जब सफलता मिलेगी, तो अगर सफलता लेकर घर जाएंगे तो आपका माता पिता कितना खुशी होंगे आप सोच सकते हैं। और वो गर्व से कहेंगे कि मैंने बेटा नहीं एक शेर को जन्म दिया है, और माँ कहें कि मैंने अपने बेटी नहीं मैंने शेरनी को जन्म दिया था। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टि से हर एक जितने भी पॉइंट आएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो सारे परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये रहा आज का पहला सवाल। चलिए पहला सवाल देखिए क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि किसके कारण स्क्लेनेकाइमा कोशिका की दीवार जो है मोटी होता है। तो आप लोग आंसर बनाइए, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, लिग्निन के कारण होता है। किसके कारण होता है, आंसर हो जाएगा आपका लिग्निन। चलिए, और इसे एक्स्ट्रा पॉइंट जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट अच्छा से नोट कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से परीक्षा में पूरी संभावना आएगा। चलिए पहला लिखिएगा, लिग्निन के कारण स्क्लेनेकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, स्क्लेनेकाइमा सेलों में जीव द्रव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस ऊतक की शैलो मृत होती है, लंबी होती है, सक्रिय होती है तथा नोट कीजिएगा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसकी भित्तियां लिग्निन के कारण इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यहां से ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि किसमें कोई कोशिका के अंदर आंतरिक स्थान नहीं होता है। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मृदुतक में प्रेणुकाइमा की में लिखेगा कि मृदुतक प्रेणुकाइमा में कोशिका भित्ति पूछेगा किसकी बनी होती है, तो नोट कीजिएगा मृदुतक प्रेणुकाइमा में कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सारे पानी में दायरे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि पगलादिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर, इसका तो आंसर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत का अगर पूछे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो लिखिएगा डीबीसी। कौन था, डी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यह जो है किसके मॉडल पर आधारित था, तो नोट कीजिएगा यह यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का कार्य क्या होता है, तो लिखिएगा मुख्य कार्य मुख्यतः है जल विद्युत ऊर्जा और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना होता है। तो चलिए सारे पन्ना अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि किसने सजीव वस्तुओं के में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर तो हो जाएगा बी नंबर, ग्रेगर मेंडल। लिखिएगा, ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान दिया। नेक्स्ट पर लिखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा,
आनुवांशिकता एवं भिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जैव विकास या उद विकास जो है डार्विन बाग जो है कहलाता है। तो सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा? तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक था। आंसर हो जाएगा आपका, चलिए सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, अगर पूछे कि सी राजगोपालाचारी का किस उपनाम से जाना जाता है तो नोट कीजिएगा, राजा जी के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो है बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत 1944 में लिखिएगा सीयर फॉर्मूला 1944 ईस्वी में भारत विभाजन के मांग के गतिरोध को दूर करने के लिए जो है लाया गया था। ठीक है, तो सीयर फॉर्मूला कब लाया? 1944 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया तो नोट कीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो नोट कीजिएगा, भारत का बिस्मार्क जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जा सकता है? तो चलिए आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, शॉर्ट सर्किट को जो है रोका जाता है। चलिए इसे अन्य पॉइंट लिखिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें कि विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति क्या है? तो सबसे आवश्यक युक्ति है मेरे भाई फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है, और यह धारा के तापन प्रभाव पर जो है काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्यूज पदार्थ का गलनांक बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही गलनांक कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब परिपथ में अति भारण या लघु पतन के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और हम घर के जितने भी ये उपकरण है वह सभी सुरक्षित रहते हैं, बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अच्छे फ्यूज टीन का बना होता है। अच्छे फ्यूज किसका बना होता है? टीन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सस्ता फ्यूज तार शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। जनरली फ्यूज होता है शीशा और टीन का बना होता है, लेकिन जो अच्छे फ्यूज होते हैं बड़े बड़े औद्योगिक में वहां पर टीन का बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का प्रयोग जब अधिक होने लगता है। कहता है फ्यूज तार के स्थान पर एमसीबी का उपयोग जो है अब वर्तमान में जो है अधिक होने लगा है। घरों में अधिकतर जो आदमी एमसीबी नेटेड सर्किट ब्रेकर का जो है प्रयोग करते हैं। तो सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल कहता है कि दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अवतल दर्पण में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है निर्मित प्रतिबिंब जो है आभासी होता है और बड़ा होता है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिएगा। पहला लिखिएगा, अवतल दर्पण का पहला प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। दूसरा पार्ट लिखिएगा, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। तीसरा पार्ट लिखिएगा, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, सड़क पर लगने वाला परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सड़क पर अगर पूछे कि सड़क पर लगने वाले जो परावर्तक लैंप होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नोट कीजिएगा उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 7वां नंबर सवाल कहता निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। लिखिएगा, नेक्स्ट पर लिखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो हो गया कि युवा अवस्था में लड़के में दिखाई देने वाली उपस्थिति को बदलाव लाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा,
वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है, नोट कीजिएगा। वृषण का मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना। यह वृषण का मुख्य कार्य होता है, केवल परीक्षा पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट में लिखिएगा नर जनन अंग जो है 15 से 18 वर्ष की उम्र में जो है क्रियाशील हो जाते हैं। नेक्स्ट में लिखिएगा एस्ट्रोजन गर्भाशय योनि भाग शीशन और स्तनों के विकास में प्रेरित करता है। नेक्स्ट में लिखिएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भधारण के नियंत्रण वाला हार्मोन कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा हार्मोन गर्भधारण के नियंत्रण वाला हार्मोन कहलाता है तो लिखिएगा वह हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। तो सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है इनमें से कौन सा जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, सरल अस्थायी उत्तक जो है नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनाइए। तो कहता है इनमें से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 93 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जाइलम जो है एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि दारू उत्तक पौधों में जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू, इसको दारू उत्तक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा जाइलम को चालन उत्तक भी कहते हैं। नेक्स्ट पर लिखिएगा जाइलम 4 विभिन्न तत्वों से बना होता है। कौन कौन होता है, पहला लिखिएगा वही निकाय, दूसरा बहिकाय, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक, ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा बहिकाय पौधों की जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा जाइलम तंतु ये मुक्तः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। केवल एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जाइलम तंतु यह मुक्तः पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा बहिनिकाय सेल की भित्ति जो होती है मोटी और स्थूलित होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा जाइलम मृदुत्तक प्राय प्रेनेकाइमेट्स एवं जीवित होता है और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा जाइलम के बारे में। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो 9वां नंबर का आंसर तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बुल्गा नदी हो जाएगा। लिखिएगा बुल्गा नदी जो है लिखिएगा बल्डाई पठार रूस से निकलता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा बुल्गा नदी पूछिए कहाँ गिरता है, नोट कीजिएगा बुल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर बुल्गा नदी की लंबाई लिख लीजिएगा, बुल्गा नदी की लंबाई जो है वह 3687 किलोमीटर है। कितना है, 3687 किलोमीटर जो है बुल्गा नदी के लंबाई है। चलिए 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। फटाफट आंसर बनाइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो लिखिएगा इसका आंसर तो हो जाएगा आपका 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। लिखिएगा वाटरलू का युद्ध जो है 18 जून 1915 में हुआ था। यह युद्ध जो है लिखिएगा नेपोलियन पराजित हुआ था और उन्हें बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर जो है भेज दिया गया था। नेक्स्ट पर लिखिएगा नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में इसी द्वीप पर हो जाता है। लेकिन अगर आप पूछे नेपोलियन का जन्म तो लिखिएगा नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासियो पर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल कहता है कि बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो आंसर इसका आंसर क्या होगा बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है देखिए। 12 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलांग तांगस्पो नदी के रूप में मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा इसके बारे में। लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट पर लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगर पूछिए नेक्स्ट पर लिखिएगा कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो भारत से होकर पूछेगा
तो ब्रह्मपुत्र नदी है, नोट कीजिएगा 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। सारे सवाल पॉइंट जो अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर कहता है कि पहली अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। नेट पर लिखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। पहली बार जो है जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट पर लिखिएगा इसके सदस्य कौन होते हैं। प्रधानमंत्री तथा उनके मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक जो है सभी इसका सदस्य होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि इसमें परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य जो है अवश्य उपस्थित हो, तभी इसका जो है बैठक संभव होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि मानवादी जो है ना तो संसद का सदस्य होता है, फिर भी वो मंत्रिमंडल में उसका सदस्य होता है। यह किस अनुच्छेद के तहत जो है मत देने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं है, यह मत नहीं दे सकता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88 हो जाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट पर लिखिएगा। मानवादी भारत का ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है किंतु वोट नहीं देता। नेक्स्ट पर लिखिएगा। मानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह अपने पद पर जो है धारण करता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। मानवादी बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा। मानवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए 15वां सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए 15 कहता है इनमें से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। लिखिएगा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, यह सभी जो है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। चलिए सारे पढ़ा 600 नोट कर लीजिएगा, यह सभी अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा बचत दर कहते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पर लिखिएगा जमा दर में लिखिएगा। बैंक ग्राहकों के सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं, जमा दर कहते हैं। क्या कहा जाता है, जमा दर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात जो है कहलाता है। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका ये हो गया बचत बैंक दर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर सवाल कहता है कि मिबटेल शेयर मूल्य सूचकांक जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है किस देश की है, शेयर मूल्य सूचकांक जो है कहता है मिबटेल जो है कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। उसका लिखिए। अगर आपसे पूछे जकार्ता कंपोस्ट कहाँ का है, तो लिखिए जकार्ता कंपोस्ट जो है वो इंडोनेशिया का है। उसके बाद लिखिएगा अगर पूछे सियोल कंपोजिट किसका है, तो लिखिएगा सियोल कंपोजिट जो है वह दक्षिण कोरिया का है। उसका फिट से 100 लिखिए, यह फिट से 100 कहाँ का है, लंदन का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अगर आप पूछ लिए कोस्पी कहाँ का, तो लिखिए कोरिया का है। अगर पूछे सेट कहाँ का है, तो लिखिएगा थाईलैंड का। अगर पूछ ले तेन कहाँ का है, तो लिखिएगा ताइवान का है। उसके बाद मिड डेक्स पूछ ले तो लिखिएगा फ्रैंकफर्ट का जो है मिड डेक्स है। निक्की कहाँ का है, टोक्यो का है। डो जोन्स कहाँ का है, न्यूयॉर्क का है। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 18वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 18वां नंबर सवाल कहता है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो लिखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु कर्नाटक में। लिखिए रबर कोर्ट का मुख्यालय कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय लिखिए कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। लेकिन अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पर लिखिएगा मसाला बोर्ड का कहाँ है मुख्यालय, तो लिखिएगा कोच्चि में है। अगर पूछे राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो लिखिएगा दिल्ली में है। अगर पूछिए भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नोट कर लीजिए यह पुणे में। सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए 19वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर कहता है कि थल सेना का जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो लिखिएगा पश्चिमी कमान का मुख्यालय, इसका आंसर हो जाएगा ए चंडी मंदिर है। उत्तरी कमान का लिखिएगा उधमपुर है।
अगर मध्य कमान का लिखिएगा, मध्य कमान का लखनऊ है, पूर्वी कमान का कहाँ है, कोलकाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी कमान का, तो लिखिए दक्षिणी कमान का पुणे है, उसका लिखिएगा। दक्षिण पश्चिमी कमान का लिखिए जयपुर है, और टेनी कमान है कहाँ है, शिमला। टोटल 7 कमान में विभाजित किया गया है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 20वां नंबर और लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 20वें नंबर सवाल कहता है कि कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 7 अगस्त को मनाते हैं। बी में लिखिएगा 9 अगस्त को लिखिएगा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा 10 अगस्त को विश्व जो है शेर दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को लिखिएगा विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। अनपढ़ लिखिएगा 14 अगस्त को विभाजन विभेषका स्मृति दिवस मनाने जाने की घोषणा किया गया हाल ही में। 16 अगस्त को लिखिए खेला होबे दिवस जो है मनाया जाता है। 19 अगस्त को लिखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 30 अगस्त को लिखिएगा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण सवाल। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से हर एक पॉइंट जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है सारे पॉइंट को अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में टपकने के 100% चांसेस है मेरे भाई। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।